लोग कहते हैं कि नया साल नई खुशियां लेकर आता है, लेकिन क्या हो अगर कि नए साल पर इंसानियत से भरोसा ही उड़ जाए। साल 2007 की शुरुआत एक ऐसे केस से होती है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। ये केस है नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी इलाके की, जिसे बीते हुए 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उस इलाके की पहचान निठारी कांड से की जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफसर और ये कहानी है नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी विलेज की। साल की शुरुआत में निठारी में कुछ बच्चों के गायब होने की खबरें आती हैं। इससे आसपास के लोग पुलिस के बाद बच्चों के गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचते हैं। तो वहां की पुलिस इनको इतना सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि अक्सर झोपड़ झुग्गियों में रहने वाले के बच्चे कभी कभी घर से बिदक जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं, जिनमें बच्चों की उम्र 8 साल से लेकर 15 साल के आसपास थी। वहाँ के पुलिस वालों का कहना था कि ये बच्चे हैं, ये आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएंगे। किसी भी शहर के स्लम इलाके में ऐसा अक्सर होता है। कुछ ही दिनों बाद जुलाई के महीने में रिम्पा हलदार नाम की एक लड़की गायब होती है, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास थी। उसके परिवार वाले पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं और पुलिस उनकी भी रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज नहीं करती है। रिम्पा हलदार के परिवार वालों के साथ पुलिस का ये रवैया कोई नया नहीं था, क्योंकि वहाँ जो भी रहने वाले थे वो जब भी अपने बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते, वहाँ के पुलिस वालों का वही रवैया सबके साथ होता था। दिन ऐसे ही बीतते चले गए और बच्चे गायब होते रहे। निठारी में नगर पालिका की एक पानी की टंकी है। आसपास के लोगों का कहना है कि जो भी बच्चे गायब हुए हैं वो आखिरी बार इस टंकी के पास ही देखे गए हैं। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि पानी के टंकी के पास भूतों का साया है जो बच्चों को गायब कर देता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना इसके बिल्कुल उलट था। उनका मानना था कि ये किसी भूत का काम नहीं, बल्कि किडनैपिंग और फिरौती का काम है। लेकिन वो करते भी तो क्या, क्योंकि वहाँ की पुलिस उन लोगों का दर्द सुनने वाली नहीं थी और ना ही उन मासूमों को पता था कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। पायल नाम की एक 22 साल की लड़की ऑटो में बैठती है और उसे ऑटो तक छोड़ने उसके घर से उसके पिता आते हैं, जिनका नाम है नंदलाल। और वो लड़की ऑटो से निठारी के उसी इलाके में पहुंचती है जहां बच्चे गायब हो रहे थे, और वो एक बंगले के सामने रुकती है जिस बंगले का नंबर था D5। वो ऑटो से उतरती है और ऑटो वाले से कहती है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से पैसे लाकर आपको देती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई। ऑटो वाला बाहर खड़ा ही रहा। काफ़ी देर होने के बाद जब वो अंदर से वापस नहीं आई तो ऑटो वाले ने कोठी की बेल बजाई। बेल बजाने पर अंदर से एक आदमी आया। उसके पूछने पर ऑटो वाले ने कहा कि इस कोठी के अंदर एक लड़की गई है, जिसने कहा कि बस वो थोड़ी देर में वापस आकर मुझे ऑटो का किराया देगी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। इस बात पर जो कोठी से आदमी बाहर आया था उसने कहा कि वो लड़की कब की चली गई है। ऑटो वाले को लगता है कि लड़की का पैसे देने का मन नहीं है, शायद इसी वजह से उसने इस आदमी को बाहर भेजा है। ये सोचकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद पायल का कुछ अता पता नहीं। इधर पायल के पिता नंदलाल पायल को लगातार फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन पायल का फ़ोन आउट ऑफ रीच होता है। वो काफ़ी कोशिशों के बाद जब पायल से कोई बात नहीं हो पाती है, तब वो सेम डे यानी कि 7 मई को ही पुलिस के पास जाते हैं और पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग करते हैं, जिस पर नोएडा के पुलिस वाले उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि लड़की अच्छी खासी उम्र की है, हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो, आप परेशान ना हो, वो 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। ऐसा करके पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते और बात को टाल देते हैं। नंदलाल पुलिस स्टेशन से वापस आ जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वो एक वकील के साथ सेशन कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां जाने पर अर्जी डालते हैं कि एक लड़की पायल वो गायब हुई है, और साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि उस इलाके के आसपास से 8 से 15 साल के करीब
15-16 बच्चे गायब हुए हैं। लेकिन वहाँ की पुलिस इस बात की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और ना ही किसी भी तरह की पुलिस सहायता दे रही है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और आगे की छानबीन शुरू करती है। पुलिस छानबीन की शुरुआत इसी कोठी से करती है जहाँ से पायल गायब हुई। इस कोठी के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि ये एक पंजाब के अमीर आदमी मुनिंदर सिंह पंढेर की है, जो कि काफ़ी अमीर था। पंजाब का रहने वाला, लुधियाना में, दिल्ली में और भी 2-3 जगह इसकी प्रॉपर्टी थी। इस D5 कोठी में ये रहता नहीं था, लेकिन महीने 2 महीने में आता जाता रहता था। इस कोठी में एक नौकर था जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। मुनिंदर सिंह के न रहने पर सुरेंद्र कोहली ही इस कोठी का मालिक हुआ करता था। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था, जो कि सन 2000 में दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद ये मुनिंदर सिंह पंढेर के किसी दोस्त के यहाँ काम किया करता था। ये खाना बहुत अच्छा बनाता था। पंढेर अपने दोस्त के किसी कार्यक्रम में जाता है और वहाँ वो सुरेंद्र कोहली के हाथ का बना खाना खाता है, जो उसे बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद कुछ ऑफ़र देकर वो सुरेंद्र को अपने यहाँ बुला लेता है। 2003 में सुरेंद्र पंढेर के लिए काम करने लगता है और वो उसी D5 कोठी में बतौर सर्वेंट रहने लगता है। हालांकि पंढेर की पहचान काफ़ी बड़े लोगों से थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत के दौरान जब पुलिस को यह मालूम पड़ा कि D5 कोठी पंढेर की है, तो पंढेर के पास पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि कोर्ट की तरफ से आदेश है, हमें आपकी कोठी से कार्रवाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। इस बात पर पंढेर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करता है कि ये सारी जांचें बेबुनियाद हैं, इसको तुरंत रुकवाई जाए। मामला थोड़ा रुक जाता है, लेकिन इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश दे देती है। लेकिन इतना सब होने में 7 महीने का वक्त लग जाता है। अब आ जाता है दिसंबर 2006। पुलिस पायल के मोबाइल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाती है, तो पता चलता है कि पायल के मोबाइल से आखिरी बार यानी कि 7 मई को पंढेर के नंबर पर फ़ोन किया गया था, जिस पर पुलिस पंढेर को फ़ोन करती है और पूछती है कि 7 मई 2006 को आप कहाँ थे। इस पर पंढेर फ़ोन पर जवाब देता है कि वो अपने घर चंडीगढ़ में था, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी। पुलिस जांच करती है और ये बात सच साबित होती है। इसके बाद आगे की जांच करने के लिए पुलिस वाले पंढेर को निठारी बुला लेते हैं। इसके बाद 26 दिसंबर को पायल का फ़ोन ऑन होता है। क्योंकि पायल का फ़ोन नंबर ट्रेसिंग पर था, इसलिए फ़ोन तक पुलिस जल्द ही पहुंच जाती है। सिम का IMEI नंबर निकालने पर पता चलता है कि ये नंबर सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें बाकायदा एड्रेस लिखा हुआ था D5। पुलिस पंढेर से पूछताछ करती है और कहती है कि आप पायल को कैसे जानते हो, जिस पर पंढेर कहता है कि पायल एक कॉल गर्ल थी। जब वो कभी पंजाब या चंडीगढ़ से अपने घर निठारी में आता था, तो वो पायल को बुलाता था, इस वजह से वो उसको जानता था। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र कोहली के बारे में पूछती है कि पायल का सिम इसके नंबर पर रजिस्टर्ड है, इसका क्या मामला है और सुरेंद्र कोहली कहाँ है। इस पर पंढेर बताता है कि सुरेंद्र कोहली अपने गांव अल्मोड़ा किसी फंक्शन में गया है और उसी की कार लेकर गया है। तो पुलिस कहती है कि किसी को भेजकर आप सुरेंद्र को वापस बुलाइए। इस पर पंढेर अपना ड्राइवर भेजकर सुरेंद्र को वापस ले आता है और इसके साथ ही पुलिस वाले इसके घर के छानबीन भी करते हैं, जिसमें कुछ खासा सबूत नहीं मिलता। सुरेंद्र कोहली के वापस आने के बाद शक के आधार पर पुलिस पंढेर और कोहली को अरेस्ट कर लेती है। ये बात है 28 दिसंबर की। इसके जस्ट अगले ही दिन यानी 29 दिसंबर को जो बच्चे गायब हुए थे, उनमें से 2 बच्चे ज्योति और रचना के पेरेंट निठारी के RWA के एक्स प्रेसिडेंट के साथ वहाँ की जांच करने के लिए जाते हैं। जांच करते हुए वे D5 बंगले के पीछे जाते हैं, तो वहाँ उन्हें एक सूखा हुआ नाला दिखता है, जो कि उसी रेसिडेंट एरिया के पीछे की साइड था। उसमें देखते हैं कि पंढेर के घर के पीछे काले बैग पड़े हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। उनमें से एक बैग को खोला गया, यानी कि एक पॉलीथीन को जब खोला गया तो उसमें बच्चों के पैर के 2 कंकाल मिले।
इस बात की खबर आसपास में जब फैली तो वहाँ के लोकल एरिया के जितने भी लोग, यानी कि जितने भी बच्चे गायब हुए थे, उनके परिवार के साथ आस पड़ोस के लोग भी D5 के आसपास जमा हो गए। इसके बाद मामला पुलिस में गया। पुलिस वालों ने JCB बुलाकर नाले की सफाई करवाई। तब उसमें एक के बाद एक करके लगभग 40 पैकेट मिले, जिनमें 17 खोपड़ियाँ मिली जो कि बच्चों की थी, और साथ ही अलग अलग पैकेट में हाथ और पैर के कंकाल मिले। कुछ बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ही डिकम्पोज हो गए थे, लेकिन कुछ जो ताज़ा थे वो डिकम्पोज नहीं हो पाए थे। उनके साथ गोश्त लगा हुआ था, बट उसमें नोटिस करने वाली बात ये थी कि किसी भी बैग में गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का हिस्सा नहीं मिला था। इससे आसपास के लोगों ने यह आशंका जताई कि इस कोठी में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तस्करी चल रही थी, जिसके चलते आसपास के बच्चों को गायब करके उन्हें काट कर उनके बॉडी पार्ट्स बेच दिए गए, और साथ ही उनके बचे कुचे हिस्सों को पीछे की तरफ फेंक दिया गया। नाले की सफाई करवाते हुए एक दिन बीत जाता है। अगला दिन आ जाता है 30 दिसंबर का। क्योंकि नोएडा पूरा मीडिया हब है, इससे ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिससे कि सरकार और पुलिस दोनों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ। इसके चलते निठारी के आसपास में जितने भी बड़े अफसर थे, पुलिस अधिकारी, उनमें से ज़्यादातर लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी जगह एक नई टीम बनाई गई। इधर पंडेर और कोहली दोनों अभी भी पुलिस की हिरासत में थे, जिनसे कि पूछताछ चल रही थी। हालांकि पंडेर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, बस इतना ही कि वो लड़कियों का शौकीन था और बाकी की किसी भी चीज़ में उसका कोई लेना देना नहीं है। और उधर कोहली से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं मिला था। पुलिस 3-4 दिन की मशक्क़त के बाद प्लान बनाकर कोहली से सच उगलवाने में कामयाब रही, जिस पर कोहली ने बताया कि वो लड़कों को या बच्चों को, छोटे बच्चों को चॉकलेट या टॉफ़ी कुछ भी दिखाकर वो अपने घर में बुलाता था, यानी कि D5 बंगले में बुलाता था। इसके बाद वो बच्चों को मार देता था और उनकी बॉडी के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। उससे मन भर जाने के बाद वो उनकी बॉडी को पीसेस में काटता था और काले पैकेट में भर कर पीछे नाले में फेंक दिया करता था। साथ में उसने ये भी कबूला कि वो कभी कभी किसी बच्चे की बॉडी पार्ट्स को अपने कुकर में पकाकर वही खाता था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। जब ये बात कोहली ने कबूली, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन रूम में 4 ऑफिसर थे। ये बात सुनकर चारों के चारों तुरंत वहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही 2 ऑफिसर को उल्टी होने लगी। ऐसा सुनने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोहली से किसी भी तरह की कोई और जानकारी हासिल करने की कोशिश करे। हालांकि पूछताछ करनी ज़रूरी थी, इसके लिए 10 लोगों की टीम पूछताछ करने के लिए कोहली के पास गई। फिर धीरे धीरे करके उसने पूरी जानकारी बताई। कोहली को बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाई गई, एक एक करके वो सारे बच्चों को पहचानता गया, और उसने बच्चों के साथ क्या किया वो भी उसने बताया। उसने बताया कि पायल को उसने फ़ोन करके जब बुलाया था, उस दिन पंडेर घर पर नहीं था। पायल के पहुंचने के बाद उसने कहा कि वो पायल को किसी पार्टी से मिलवाने वाला है, लेकिन वो पार्टी आने में अभी थोड़ा लेट कर रही है, इसलिए तब तक वो कोहली को एंटरटेन कर दे। इस पर पायल ने उससे पैसों की डिमांड करी, तो कोहली ने बताया कि उसने उसको 500 रुपये देने के लिए ऑफ़र किया, जिस पर पायल ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कोहली को बुरी लग गई। इसके बाद कोहली पीछे किचन में गया और चाय बनाकर ला कर दी। दोनों पीने लगे। फिर कुछ देर बाद उठकर कोहली किचन में गया और पीछे से आकर पायल के ही दुपट्टे से पायल का गला घोंट दिया, जिससे वो मर गई। उसके बाद कोहली ने पायल को उठाकर छत पर बाथरूम में ले गया, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी बॉडी के कई पार्ट किए, उसके हाथ को काटा, उसके सर को काटा और अलग अलग पैकेट में भरकर पीछे फेंक दिया। ऐसा ही उसने लगभग सभी बच्चों के साथ किया। ये बात कोहली ने कबूली।
5 जनवरी 2007 को पंढेर और कोहली को गुजरात के गांधीनगर ले जाया गया। वहाँ उन दोनों का नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि कोहली खुद को नामर्द समझता था और इस बात को वो साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करता था कि वो नामर्द नहीं है। साथ में उसको नेक्रोफीलिया भी था। 10 जनवरी को यह केस सीबीआई टेक ओवर करती है। साथ ही D5 बंगले के पीछे नाले में अभी भी सफाई का काम चल रहा था, जिसमें से 30 से ज़्यादा हड्डियों के टुकड़े और भी बरामद किए गए। इन दोनों पर बहुत से टेस्ट किए गए। ज़्यादातर टेस्ट में सिर्फ कोहली ही आरोपी पाया गया, जबकि पंढेर बिल्कुल साफ निकलता गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसी के घर में किसी का नौकर अगर कुछ करे और उसके मालिक को कुछ भी जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात के लिए कोर्ट की तरफ से सीबीआई को भी फटकार मिली थी। 13 फरवरी 2009 को 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर के मामले में कोर्ट ने कोहली को मौत की सज़ा सुनाई। इसके बाद 10 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पंढेर को भी मौत की सज़ा सुनाई गई। 7 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इन दोनों की सज़ा को बरकरार रखा गया। 12 मई 2010 को एक 8 साल की बच्ची के सेकंड केस में कोहली को अपहरण, मर्डर और रेप के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई। 28 सितंबर को तीसरे केस में एक 9 साल की बच्ची की हत्या के मामले में कोहली को डेथ पेनल्टी हुई और साथ ही 22 दिसंबर को एक चौथे केस में 12 साल की लड़की की हत्या के मामले में कोहली को मौत की सज़ा सुनाई गई। 24 दिसंबर 2012 को कोहली को एक 5वें केस में मौत की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा 5 साल की लड़की की हत्या के मामले में थी। इसके बाद 20 जुलाई 2014 को कोहली एक मर्सी पिटीशन फाइल करता है उस वक्त के मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जो कि राष्ट्रपति द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 28 सितंबर 2014 को लेट नाइट अपील के कारण रात में 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोहली की फांसी रोक दी जाती है। 7 अक्टूबर 2016 को एक 25 साल की महिला की हत्या के मामले में कोहली को फिर से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद 16 दिसंबर 2016 को 7वें केस एक 12 साल की बच्ची का मर्डर करने के जुर्म में कोहली को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ऐसा करते हुए 6 अप्रैल 2019 तक दोनों को लगभग 11 बार फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में पंढेर और कोहली को बरी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला निठारी में गायब हुए बच्चों के परिवारों के साथ नाइंसाफ़ी होने की तरफ इशारा करता है। इस फैसले के आने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टर निठारी में जाकर गायब हुए बच्चों के परिवार वालों से मिले, तो उन लोगों का कहना कुछ अलग ही था, जिससे पता चलता है कि उनके साथ वाकई में अन्याय हुआ है। पीड़ित परिवार वाले और वहाँ के चश्मदीद लोग आरोप लगाते हैं कि D5 बंगले के सामने अक्सर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, जिसमें कुछ लोग आते थे और वो अपना चेहरा ढके हुए रहते थे और वापस जाते हुए वे अपने साथ बॉक्स में कुछ लेकर जाते थे। गायब हुई ज्योति की माँ ये बताती हैं कि एक बार उसने पंढेर के नौकर से पूछा था कि ये एम्बुलेंस का आखिर माजरा क्या है, तो उसने बताया कि अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है जो अक्सर बीमार रहती है। उनके रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर लोग आते हैं। लेकिन ये बात कुछ हजम ना हुई, क्योंकि आसपास के लोगों ने उस कोठी में किसी बूढ़ी औरत को कभी नहीं देखा था। और साथ ही जो बच्चे उसमें मारे गए थे, जिनकी डेड बॉडीज़ के पार्ट्स मिले थे, उनकी लाशों को मेडिकल इक्विपमेंट से काटा गया था, ना कि किसी धारदार हथियार से। और कोठी के सामने प्रेस करने वाले दंपति का कहना है कि कोहली एक बार पंढेर का कपड़ा लेके आया था प्रेस करवाने के लिए, उसमें खून लगा हुआ दिखा। पूछने पर कोहली ने बताया कि पंढेर चिकन लाने गए थे दुकान पर, जब कसाई ने मुर्गी काटी तो उसका ही खून लग गया था। ज्योति के पिता छब्बू लाल ने बताया कि पंढेर और कोहली ने थाने में उसके सामने ही हाथ जोड़कर अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस वालों ने उसकी सीडी भी बनाई थी, लेकिन वो सीडी कहाँ गई, इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसने
इन दोनों की फांसी की सज़ा को रद्द किया था, उसने भी सीबीआई की जांच पर निराशा जताई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मौर्य और एसएचए रिजवी की बेंच ने कहा कि सीबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर पाई और सिर्फ इकबालिया कबूल करने पर जुर्म साबित नहीं होता। इस वजह से इन दोनों को बरी करना ज़रूरी है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।